जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक अकील और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट उस्ताद। तो अब तक हमने सीखा कि प्लॉट, फाइल और पोजेशन का फ़र्क क्या होता है। दूसरा हमने ये देखा कि कोई भी लीगल सोसाइटी कैसे चेक करते हैं। तीसरा हमने ये सीखा कि किसी भी एजेंट का रोल क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। पहला सवाल तो ये है कि डील होती कैसे है। दूसरे नंबर पर ऐसा कौन सा पॉइंट आता है जहाँ पर बायर कहता है कि हाँ मैं ये प्रॉपर्टी या मैं ये प्लॉट लेना चाहता हूँ। और तीसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पेमेंट का प्रोसेस क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम रियल एस्टेट का पूरा सफ़र, क्लाइंट की हाँ से लेकर पेमेंट मिलने तक का प्रोसेस हम देखते हैं, और वो भी बिल्कुल सिंपल और आसान ज़ुबान में। पहले नंबर पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बायर हमसे प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, आया कि वो सीरियस भी है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है। तो रियल एस्टेट की मार्केट में आपको दो तरह के क्लाइंट मिलेंगे। एक तो वो जो बिल्कुल सीरियस है, जो वाकई ही प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है। दूसरे वो क्लाइंट्स होंगे जो आपका सिर्फ टाइम पास, चस्के मस्के वाले क्लाइंट जो होते हैं वो आएंगे। तो आपको रियल एस्टेट की मार्केट में दो तरह के क्लाइंट अमूमन आम जिंदगी में रोजाना की बेसिस पर मिलेंगे। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो क्लाइंट है ये हमारे पास अगर आया है या हम इससे रब्ता कर रहे हैं, आया कि ये सीरियस है, ये वाकई ही प्रॉपर्टी लेना भी चाह रहा है या सिर्फ चस्का लेना चाह रहा है। तो जो सीरियस बायर्स होते हैं, पहले नंबर पर तो उनका बजट जो है वो क्लियर होता है। उन्हें पता होता है कि हमने 20 से 30 लाख की प्राइस रेंज के अंदर कोई प्रॉपर्टी बाई करनी है या फिर 30 से 40 लाख की रेंज में प्रॉपर्टी बाई करनी है। तो बात करने का मकसद ये है कि उनके माइंड में और उनकी जो पॉकेट का उनको अंदाज़ा होता है कि यार हमने इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी की बाय एंड परचेज करनी है। पहले नंबर पे तो ये बजट जो है उनका वो क्लियर होता है। दूसरे नंबर पर उनको एरिया का पता होता है कि आया कि हमने लाहौर के अंदर बैरिया में इन्वेस्टमेंट करनी है, लेक सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, बैरिया ऑर्चर्ड में करनी है, किस जगह पर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, अपना को प्रॉपर्टी लेनी है, अपने को घर लेना है। तो दूसरे नंबर पर उनको ये क्लियर होता है कि हमने इस एरिया के अंदर अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपना कोई भी लैंड, अपनी को दुकान, कोई ना कोई चीज़ हमने इसी एरिया के अंदर जो है वो बाय करनी है। इसके अलावा किसी और दूसरे एरिया में कवर नहीं करनी, या फिर हमने दूसरे एरिया में कोई चीज़ बाय नहीं करनी। तो ये दूसरा पॉइंट होता है जिसके अंदर आपको पता लगता है कि कोई भी जो आपका बायर है या कोई भी आपका जो क्लाइंट है वो सीरियस है। तीसरे नंबर पर जो सबसे मेन पॉइंट आ जाता है वो होता है टाइम फ्रेम का। बहुत से लोग होते हैं जिनको अपना एरिया का भी क्लियर होता है, जिनको अपने बजट का भी क्लियर होता है, पर उनका ये होता है कि उनको टाइम पीरियड जो है वो क्लियर नहीं होता। उनके माइंड में ये ज़रूर चल रहा होता है कि हाँ हमने प्रॉपर्टी लेनी है और इस एरिया में लेनी है, हमारा इतना बजट है, पर उनको या तो पैसे साल बाद आने होते हैं या तो पैसे जो 6 माह बाद आने होते हैं, या उनको पता होता है कि हमें कुछ अरसे के बाद पेमेंट मिल जाएगी, तो वो पहले से वर्किंग करना शुरू कर देते हैं कि हाँ जी हमें इस टाइम फ्रेम के अंदर पैसे मिलेंगे। उससे पहले पहले हम अपनी जो प्रॉपर्टी है वो डिसाइड कर लेंगे, इस एरिया के अंदर हमें चाहिए, ये वाली चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए। तो टाइम पीरियड या वो क्लियर होता है। अब अगर एक क्लाइंट आपके पास आ जाता है कि जी हाँ जी मेरा ये बजट है, मुझे आज से 2 साल बाद या 1 साल बाद वो प्रॉपर्टी चाहिए, तो ऐसे जो क्लाइंट्स होते हैं वो टाइम पास होते हैं। उनको आपने गाइड तो कर देना है, पर इतना सीरियस गाइड मतलब कि लेकर नहीं चलना है, क्योंकि उसने अभी प्रॉपर्टी लेनी नहीं है, उसका भी पैसे आएंगे, फिर लेंगे, फिर सब कुछ होगा। तो ऐसे क्लाइंट जो होते हैं वो एज अ कह लो टाइम पास ही होते हैं। जो सीरियस बायर होगा उसको अपने टाइम का भी क्लियर होगा कि हाँ जी मुझे 1 हफ्ते में, 1 माह में या विद इन 2 मंथ्स मुझे पेमेंट आ जाएगी और मैं विद इन 2 मंथ्स के अंदर अपनी प्रॉपर्टी जो बाई कर लूँगा। ऑन द अदर साइड अगर हम दूसरी तरफ देखें तो टाइम पास बायर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, उनकी भी 2 से 3 पॉइंट्स ही हैं जिनके अंदर हमें पता लग जाता है कि यार ये टाइम पास बायर है या कोई सीरियस बायर है या नहीं। तो पहले नंबर पर वो सिर्फ आपसे रेट पूछेंगे कि इस जगह पर प्रॉपर्टी का क्या रेट चल रहा है, मरले का क्या कॉस्ट चल रहा है जी, वो फलानी प्रॉपर्टी फॉर सेल है जी, उसका क्या रेट चल रहा है। अगर आपने बिल फर्ज अपना को व्हाट्सअप स्टेटस लगा दिया किसी प्रॉपर्टी का, बिल फर्ज 5 मरला डबल स्टोरी हाउस बैरिया टाउन फेज़ 3 के अंदर जो है वो फॉर सेल है, तो कोई ना कोई आपको कस्टमर बनकर या एज अ कस्टमर आपको मैसेज कर देता है कि आया है कि ये प्रॉपर्टी जो आपने लिस्ट की है इसकी क्या प्राइस चल रही है। तो वो सिर्फ क्यूरियोसिटी के हमारे अपना रेट पूछने पर लग जाते हैं कि यार इसका आखिर रेट क्या है। तो जब आप उन्हें रेट वगैरह बता देते हैं और आपको लगता है कि यार शायद ये बंदा है प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड है, तो आप अगर उससे पूछते हैं हाँ जी सर आपका क्या माइंड है, तो वो आपको ये बता देता है कि सर मैं आपको सोच के बताऊँगा। तो जो ये सोच के बताने वाले क्लाइंट होते हैं ना, ये भी ज़रूर टाइम पास क्लाइंट ही होता है, इन सभी थोड़ा ग्रेस करना चाहिए। तीसरे नंबर पर वो क्लाइंट जिनको आपने अच्छे से मैनेज भी कर लिया, उनको जगह भी दिखा दी, उनको सारा कुछ कर लिया, रेट भी फिक्स हो गया, फिर भी वो एंड पे कहते हैं सर आपको सोच के बताऊंगा, अभी डिसाइड नहीं किया। तो ऐसे क्लाइंट भी टाइम पास क्लाइंट्स होते हैं, इनके साथ भी आपने ज़्यादा डीपली उस साइड पे नहीं जाना, क्योंकि एक तो ये क्लाइंट
आपका टाइम वेस्ट करने वाली साइड पे ज़्यादा जाते हैं। तो जो सीरियस बायर होते हैं उनको आप टाइम ज़्यादा दें, और जो टाइम पास होते हैं उनको सिर्फ आप नॉलेज दें, टाइम वेस्ट करने की उन पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो भी क्लाइंट आपके पास आता है आपको उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्लियर पूछनी चाहिए। आपके पास जो भी क्लाइंट आता है वो उससे क्लियर पूछो, हाँ जी आपने प्लॉट लेना है या फाइल लेनी है, आप अपने पैसे जो हैं वो किसी सेफ जगह पे इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी या घर लेना चाह रहे हैं जिसके अंदर आप खुद मूव करना चाह रहे हैं, या वो घर एज अ रेंट चलाना चाह रहे हैं जिससे आपको मंथली इनकम आनी चाहिए। तो आपने एज इट इज़ क्लियर पूछ लेना उसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली है क्या। तीसरे नंबर पे जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट सवाल होना चाहिए वो बजट का पूछना आपको लाजमी होना चाहिए कि आखिर आपका बजट कितना है जिसके अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो बाई करना चाह रहे हैं। और आखिर में आपको उसका टाइम का क्लियर होना चाहिए कि हाँ जी आपने किस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी बाई करनी है। आपको टाइम क्लियर है, आपके पास अभी पैसे मौजूद हैं कि हफ्ते बाद पैसे आने हैं, महीने बाद पैसे आने हैं। ऐसा तो नहीं है आप अभी सारी डिटेल ले लें और 1 साल बाद आपको पैसे मिलने हैं और तब जाकर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हैं तो डील आपकी कभी भी क्लियर नहीं हो सकती। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आता है कि ऑप्शंस शो करवाना। किसी भी बिगनर्स रियल्टर के पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो उसके पास जितने भी ऑप्शंस मौजूद होते हैं, बिलफर्ज अगर वो कोई क्लाइंट आपसे घर लेना चाह रहा है तो बिलफर्ज बैरिया में आपके पास 10 ऑप्शन अवेलेबल हैं, डबल स्टोरी, सिंगल स्टोरी, फर्निश्ड, नॉन फर्निश्ड। तो आप सारे ऑप्शन जो हैं वो क्लाइंट को दिखाना शुरू कर देते हैं। कभी भी क्लाइंट को ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिखाने चाहिए। आपके पास जो बेस्ट 2 से 3 ऑप्शन हैं आप सिर्फ वो दिखाएं जो लीगल है और जो क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। आप जितने ज़्यादा ऑप्शन अपने क्लाइंट को दिखाते चले जाएंगे तो आप खुद ही अपनी डील को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा ऑप्शंस दिखाएंगे क्लाइंट उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज होता जाएगा। अगर आप सिर्फ 2 से 3 ऑप्शन जो बेस्ट हैं जिसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई मसला परेशानी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, वो लीगल है, ईच एंड एवरीथिंग उस जो प्रॉपर्टी है उसकी क्लियर है, तो क्लाइंट क्या करेगा भी एक अगर ऑप्शन उसको समझ नहीं आ रहा तो वो दूसरे ऑप्शन की तरफ मूव करेगा। अगर बिलफर्ज उसको दूसरा ऑप्शन समझ नहीं आ रहा हो तो वो तीसरे ऑप्शन की तरफ मूव करेगा। अगर बिलफर्ज उसको तीनों ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे तो आप ये समझ जाएं कि ये बंदा या तो प्रॉपर्टी अभी बाय नहीं करना चाह रहा, या फिर इसका कोई पैसों का इशू है, या फिर इसके बजट के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। तो आप खुल के उससे बात करें, खुल के पूछें कि सर मैंने आपको वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दिखा दिए हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग, आप मुझे असल वजह बताएं कि आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा। पहला ऑप्शन भी बेस्ट था, दूसरा ऑप्शन भी बेस्ट था, तीसरा ऑप्शन भी ठीक था। अगर तीनों ऑप्शंस के अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ज़रूर कोई ना कोई मसला है, आप मुझे क्लियर बताएं कि आपको क्या मसला है। तो क्लाइंट से ज़्यादा थोड़े ऑप्शन दिखाएं, 3 ऑप्शन बेस्ट हैं। इन 3 ऑप्शन के अंदर आपका क्लाइंट जो लेने वाला होगा, जो रियल बायर होगा, वो आपसे कोई ना कोई प्रॉपर्टी बाय कर लेगा। हाँ, उसमें किसी न किसी किस्म का अगर कोई मसला हुआ तो फिर उसमें क्लाइंट जो है वो आपसे दूर होता चला जाएगा और डील क्लोज नहीं होगी। अगर तो आपके एंड से कोई मसला परेशानी नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी के एंड से कोई मसला परेशानी नहीं है, तो रियल बायर उस प्रॉपर्टी को बाय करने की साइड पर ज़रूर जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी जो क्लाइंट है आपका जो आपको एक्टिव लग रहा है, एक्चुअल बायर लग रहा है, उसको आप साइट विज़िट जो है वो लाजमी करवाएं। साइट विज़िट का फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपका जो क्लाइंट है उसका आप पे ट्रस्ट लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और बायर को जो है वो कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन आपको जब भी साइट विज़िट अपने क्लाइंट को करवानी है तो वो बगैर किसी प्रेशर के करवाएं। प्रेशर मीन्स कि आज ही लेना है जी, आज ही टोकन हो जाएगा जी, इसके और बहुत से क्लाइंट्स लगे हुए हैं जी, आपने अगर ना लिया तो फौरी हमारे हाथ से निकल जाएगा जी, तो आप बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, चांस मिस ना करें। तो इस तरह के जो फेक प्रेशर्स होते हैं इनसे दूर रहें, इनसे ग्रेस करें, अपने क्लाइंट को थोड़ा टाइम भी दें, अपना ट्रस्ट लेवल जो है वो अपने क्लाइंट पे बढ़ाने की कोशिश करें। साइट अच्छी है, विज़िट हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, आपने ईच एंड एवरीथिंग उस प्रॉपर्टी की दिखा दी है, तो क्लाइंट को थोड़ा टाइम दे, सोचने का टाइम दे। 1-2 दिन का टाइम अपने क्लाइंट को लाजमी देना चाहिए कि वो अपने घर वालों से बात कर ले, अपने बजट को देख ले, उसे प्रॉपर्टी की समझ आ रही हो। उसके बाद अब अपना सुकून से डील मैच्योर करने वाली साइड पर जाएंगे तो आपका सुकून से जो है वो प्रॉपर्टी सेल भी हो जाएगी और क्लाइंट का आप पे बहुत अच्छा ट्रस्ट लेवल भी बढ़ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जी, अगर आपकी प्रॉपर्टी फाइनल हो गई है, क्लाइंट को पसंद भी आएगी या वो सेटिस्फाई है जी, हाँ जी हम अपनी जो प्रॉपर्टी आपने दिखाई है ये हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्लाइंट ये कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरीके से नेगोशिएशन हो जाए और प्राइस में थोड़ा सा ना फर्क आ जाए। तो नेगोशिएशन का जो सही तरीकेकार होता है, नेगोशिएशन का मतलब ये नहीं होता कि झूठ बोल लिया जाए। नेगोशिएशन का मतलब हमेशा मिडिल ग्राउंड बनाना होता है। आप अपने सेलर को भी रिस्पेक्ट दें जो आपके कहने पर अपनी प्रॉपर्टी जो है वो एक रीजनेबल अमाउंट में किसी आपके दूसरे क्लाइंट को जो आपके बायर को देना चाह रहा है, और ऑन दी अदर हैंड आप अपने बायर को भी क्लैरिटी दें कि सर ये जो प्रॉपर्टी है इस एरिया के अकॉर्डिंग इतने की बनती है, इतने की नहीं बनती, ये जो सेलर ने आपसे डिमांड किया है कि ये ज़्यादा है या कम है या फिर रीजनेबल है।
तो आपने दोनों तरफ से किसी की भी साइड नहीं लेनी। हाँ, एरिया के अकॉर्डिंग आपने उसको क्लियर नॉलेज दे देना है कि सर इस एरिया के अकॉर्डिंग इस तरह की प्रॉपर्टी इतने में बनती है, इतने में बन सकती है और इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है या नहीं, या नेगेटिव अगर पॉइंट्स हैं उस प्रॉपर्टी के तो आप नेगेटिव भी क्लियर करें, पॉजिटिव पॉइंट है तो आप अपना पॉजिटिव भी उन्हें क्लियर करें। अगर कोई सोसाइटी के अंदर कोई भी घर जो है वो एक रीज़नेबल अमाउंट में उस एरिया के अकॉर्डिंग अच्छी प्राइस में मिल रहा है तो आपको ज़रूर चाहिए कि अपना जो क्लाइंट है उसको सेटिस्फाई करें, उसको कम्प्लीटली नॉलेज दें, उसको कोशिश करें कि अच्छे से डील आपकी मैच्योर हो जाए। तो आपने अपने सेलर को भी रिस्पेक्ट देनी है और बायर को क्लैरिटी देनी है उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड और अपने रिलेटेड भी। इसके बाद का स्टेप होता है डील को क्लोज करने वाली साइड पे। तो जब डील को क्लोज करने लगते हैं तो बायर की तरफ से आपको टोकन लाजमी मंगवा लेना चाहिए। टोकन का मतलब होता है डील लॉक करना। आमतौर पर ये 1% होता है या फिर एक अमाउंट फिक्स कर ली जाती है। बिलफर्ज एक घर 5 मरले का जो है वो 5 करोड़ रुपए का है तो आप एक टोकन अमाउंट जो है 50,000 या 20,000 या फिर 1 लाख या 2 लाख रुपीज़ फिक्स कर लेते हैं एज अ टोकन अमाउंट, जो कि कंडीशनल होता है। अगर आपका बायर कहता है कि यार ठीक है 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हम 4.5 करोड़ में बाय कर सकते हैं, हमारी ये ऑफर है, तो आप अपने बायर को ये कह सकते हैं कि आप हमें कंडीशनल टोकन जो है वो भेजें। हम उस टोकन को सेलर के सामने रख कर उनसे बात करते हैं कि सर ये हमारा बायर आपको ऑफर दे रहा है, ये उसका टोकन है, डील हमारी लॉक हो सकती है इस प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर आप हामी भरते हैं, अगर आप कहते हैं कि ठीक है यार मुझे जो है ये डील मंजूर है तो आप ये टोकन ले लें। अगर बिलफर्ज उस सेलर उस अमाउंट पे नहीं आता, वो कहता है कि नहीं यार मैंने कम से कम जो है 4 करोड़ 70 लाख अपनी प्रॉपर्टी देनी है, मैंने 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं देनी, तो फिर अब वो कंडीशनल टोकन का मतलब ये होता है कि वो टोकन जो है वो एज इट इज़ जो बायर है उसको वापस कर दिया जाता है। क्लाइंट को बता दिया जाता है, बायर को बता दिया जाता है कि नहीं सर वो जो सेलर है वो 470 से नीचे नहीं आ रहा, तो ये जो आपका टोकन आपने जो हमें दिया था वो हम आपको वापस कर रहे हैं। अगर आपको 470 में समझ में आती है तो सर हम सेलर से बात कर लेते हैं और आपका 470 में डील लॉक करवा देते हैं। तो कंडीशनल टोकन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपको ये भी क्लियर हो जाता है कि हाँ जी ये जो बायर है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो पसंद आ गई है, उसको समझ में आ गई है और इस रेट के अकॉर्डिंग आ गई है, तो आपको ये समझ में भी आ जाता है कि यार हाँ हमारा जो बायर है वो सीरियस है, वो इस प्रॉपर्टी को एक्चुअली लेना चाह रहा है। मज़ीद जो 10-20 लाख का या जितना भी एक टोटल मार्जिन के दरमियान में फ़र्क होता है उसको क्लियर आउट किया जा सकता है या बैठा के आपस में बात किया करके वो प्रॉपर्टी जो है वो क्लोज़ करवाई जा सकती है। लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन रह जाता है। तो पेमेंट हमेशा आपको चाहिए कि आप बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए लें, कभी भी कैश प्रूफ नहीं लेना चाहिए। हमेशा जो है आप अपनी जो पेमेंट लेते हैं उसका रिकॉर्ड बनवाएं। इसके चलते आप बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। हमेशा कोशिश करें कि आप बैंक ट्रांसफ़र लिया करें या फिर पे ऑर्डर की मद में अपना जो बायर है उससे अमाउंट लेकर सेलर को दिया करें। तो कॉमन मिस्टेक्स जो रियल्टर्स करते हैं, जो बिगनर रियल्टर्स होते हैं, उनमें आ जाता है कि आपने बायर को प्रेशराइज़ कर देते हैं कि जल्दी जल्दी डाल के अपना किसी तरीके से हमारे डील मैच्योर हो जाए। तो सबसे पहले ये कॉमन मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी सोसाइटी या किसी भी एरिया का जो लीगल है वो चेक नहीं करते, ये भी बहुत ही कॉमन एक मिस्टेक है। इस मिस्टेक को भी अवॉइड करना चाहिए। तीसरे नंबर पर आप टोकन लेने में बहुत जल्दी कर देते हैं कि हाँ जी ठीक है किसी तरीके से टोकन दे, हमें पता लग जाएगा यार ठीक है प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। टोकन लेकर आप जो सेलर है उसके अमाउंट से बहुत नीचे जो है वो बायर से कमिटमेंट कर देते हैं कि हाँ जी आप टोकन भेजें, हम इस अमाउंट पर कोशिश करेंगे कि सेलर जो है वो आपको प्रॉपर्टी दे दे। तो टोकन लेने में भी जल्दी नहीं करनी, एंड लेवल तक जाना है, दोनों की तरफ से क्लैरिटी लेके फिर आपने टोकन की डिमांड करनी कि हाँ जी ठीक है आप कंडीशनल टोकन दें, हम इस अमाउंट पर आपने जो हमें बिड की है उस बिड अमाउंट पर हम सेलर को जाके बात कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपसे डील कर लेंगे। और लास्ट में आपने कभी भी ना बायर से ओवर कमिटमेंट करनी है ना ही सेलर से ओवर कमिटमेंट करनी है। दोनों साइड से आपने सेफ एंड सिक्योर होकर अपना जो डील है उसको क्लोज करने की कोशिश करनी है। तो आज आपने सीखा कि एक तो बायर हैंडल कैसे होता है, डील क्लोज करने का प्रोसेस क्या होता है, टोकन और पेमेंट का सिस्टम क्या होता है। अगर आप रियल एस्टेट को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ और बहुत सिंपल अल्फाज के साथ सीखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट में लिखें डील प्रोसेस। अगली वीडियो में हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि टोकन एग्रीमेंट और रजिस्ट्री में फ़र्क क्या होता है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।